अगर कोई आपसे इतना प्यार करे कि मरने के बाद भी आपको छोड़ने को तैयार ना हो, अगर उसकी मोहब्बत इतनी जुनूनी हो जाए कि वो किसी भी हद तक जा सके, और फिर जब उसकी रूह लौटे तो सिर्फ आपको पाने के लिए, क्या आप उस मोहब्बत से बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए उसके बंधन में बंध जाएंगे? ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक सफर है जहां मोहब्बत और डर के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले वीडियो को आपने जिस तरह से प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए मैं बेहद आभारी हूं। आपके प्यार के बिना ये सब कुछ संभव नहीं था। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो जयपुर से हैं और कहते हैं कि वह मेरे सबसे बड़े फैन हैं। इसके लिए मैं उनका खास तौर पर धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझसे आशिक जिन्नहज़ादी की कहानी लाने की मांग की है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वह कहानी लेकर आऊं। तो बिना समय गवाए चलिए हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनसान सड़क पर फॉर्च्यूनर गाड़ी फर्राटे मारते हुए तेज गति से बढ़ रही थी। अंधेरी काली रात ने सभी तरफ अपना काला जाल फैला रखा था। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, पर गाड़ी में बैठी लड़कियां नशे में थीं। ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की समझदार और चालाक थी। उसने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था। वजह भी यही था कि गाड़ी को सही सलामत घर तक पहुंचाना भी तो है, और गाड़ी में बैठे जान माल को भी कोई नुकसान न हो। बड़ी पसंद थी उन लड़कियों को फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर, इसलिए हर वक्त उसका गाना चलता रहता था। सीमा हल्के नशे में थी और कार की पिछली सीट पर थी। वो बार बार रीटा को गाने को बोल रही थी, पर रीटा पूरे होश में थी और कार ड्राइव कर रही थी। वो गाना नहीं चाहती थी, पर बाकी की 3 सहेलियों के दिमाग पर वो गाना हावी था। क्या है, थोड़ी देर अपना शटर बंद नहीं कर सकती क्या? रीटा सीमा को बोली तो सीमा रोने लगी। ये उसका नाटक ही था। देखा रानू जो पिछली सीट पर ही सीमा के बगल में बैठी थी, उससे बोली, ये लड़की मेरी एक भी नहीं सुनती, मुझे गाना नहीं सुना रही है। रानू, तू अकेले में ही गाना गाना, उसको जाने दे। साली रीटा, खुद को क्या समझती है, बदसलूक लड़की है, फिर से गांव सभी। दोनों चिल्ला चिल्ला के गा रही थी और रीटा किसी तरह गाड़ी चलाकर जल्दी से सीमा को उसके घर छोड़ना चाहती थी। आगे की सीट पर रीटा के साथ लवलीन भी थी। वो भी नशे में पूरी तरह धुत थी। वो भी तो गुनगुना रही थी, पर पीछे बैठे वुमनिया की आवाज के सामने उसका गुनगुनाना फीका था। लवलीन उनको सुनते सुनते बोर हो गई तो चिल्लाकर बोली, चुप करो तुम दोनों, बेसुरी बांसुरी की तरह फट रही हो। अरे वाह, देखो तो कौन बोल रहा है, सुर की महारानी, सुरों की देवी लवलीन माय फुट। साली चुपचाप बैठी रह, तुम लोग चुप हो जाओ और मुझे परेशान ना करो। तभी रीटा बोली, अभी जब नशा उतरेगा तब पता चलेगा, इतना भी क्या पीना यार। पीने के बाद तुम लोग एक दूसरे को इतनी गालियां देती हो। और फिर रीटा की बात सुनकर तीनों एक साथ व्यंग्य करती हुई बोली, ओए होए, इनको तो देखो, अंगूर खट्टे वाली लोमड़ी, चुपचाप गाड़ी चला, हमने तुझे छूने नहीं दिया, नहीं तो सबसे ज्यादा तो तू ही पीती है, गटर कहीं की। सीमा मेरा बच्चा शांत हो जा, गाड़ी चलाने दे रानी, नहीं तो ठोक दूंगी कहीं, चिल्लाते हुए बोली रीटा। हे लड़कियों, चुप हो जाओ, सीमा बोली। रीटा रानी को गाड़ी चलाने दो, घर पहुंचकर हम सभी इसको चलाएंगे। चारों सहेलियां अमीर घराने की लड़कियां थीं जो पार्टी करके घर को लौट रही थीं। हाई फाई सोसाइटी जहां सब पश्चिमी सभ्यता की शिकार थीं। रास्ता सुनसान था, 1-2 गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। हाईवे होने की वजह से वो गाड़ियां भी दिख रही थीं, वरना 12 बजे रात को इस वीराने में कोई नहीं आता। इनका तो रोजाना का रास्ता था, बस फर्क इतना ही था कि आज रात थी। रोजाना दिन में आती जाती है ये सहेलियां अपने कॉलेज के लिए, पर आज ये महिला दिवस की ग्रैंड पार्टी में शहर में एक रेस्टोरेंट में शिरकत करने गई थी और जमकर शराब पिया इन लोगों ने। रात की पार्टी ऐसी ही थी। सीमा कस्बे के सबसे अमीर सेठ अमीर चंद की लड़की थी और बाकी सब भी अमीर अमीर सेठों की ही लड़कियां थीं, पर सीमा उन सभी की बोस थी। रात का अंधेरा अपने जोरों पर था। रीटा के अलावा सभी नशे में मगन। बाहर हल्की ठंड थी, हवाओं का झोंका भी था। फॉर्च्यूनर गाड़ी अपने गति में थी। सभी के गाड़ी में रहते हुए भी रीटा को अकेलेपन का एहसास हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था
जब इतनी रात हुई हो। इसलिए अब उसने स्पीड का ख्याल नहीं रखा और गाड़ी भगाती जा रही थी। घर पर डांट पक्की थी। हाँ, ये सच था कि ये सभी बिगड़ी शहजादियां थीं, पर इतना ज्यादा कि रात को इस तरह बेफिक्री में पार्टी से आ रही हैं। उन सभी में जो थोड़ी समझदार और बात मानने वाली लड़की थी, वो थी रीटा। वो अपने माँ बाप से थोड़ी डरती भी थी, पर ये लड़कियां तो सिर चढ़ी हुई थी। रीटा डरी हुई थी। उसकी अंतिम समय सीमा 12 बजे तक ही थी, पर अब समय उससे कहीं आगे निकल चुका था। घबराई हुई उसने गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ा दिया। देरी की वजह ने उसे परेशान कर रखा था और उसी परेशानी में धड़ाक एक जोरदार आवाज आई और रीटा ने ब्रेक पर अपना पैर रखा। गाड़ी के पहियों से आवाज आई और बस 20 कदम पर जाते जाते गाड़ी एक झटके के साथ घिसटते हुए रुक गई। अचानक में स्पीड वाली गाड़ी रुकी तो सभी के सभी आगे की तरफ गिरे और सीमा बोली, क्या हुआ रे छोरी, जान लेगी क्या? रीटा का शरीर कांप गया। वो सुन्न पड़ गई। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। रानू उखड़ती हुई बोली, अबे कमीनी कुछ तो बोल, अचानक गाड़ी क्यों रोकी? हमारी तो जान ही चली गई ऐसा लगता है। ओह गॉड, मेरे तो जैसे सिर ही फट जाएगा, सीमा बोली। रीटा गाड़ी आगे बढ़ा। कुछ तो बोल, लगता है गाड़ी के सामने कुछ आ गया, डरती हुई रीटा बोली। कुछ आ गया मतलब क्या? रानू चौंक कर बोली। घबराई हुई रीटा बोली, पता नहीं। इस झटके में सभी की नींद खुल गई थी। काली रात ने सभी को सकते मिला दिया। जब नींद खुली और नशा थोड़ा उतरा, तब उन्हें लगा कि वो घने अंधकार में सुनसान सड़क पर किसी डरावनी जगह है। तो क्या हुआ? चल निकल फटाफट यहां से, कोई भूत वूत आ जाएगा, रानू मजाकिया अंदाज में बोली। नहीं, गाड़ी में से उतरो, कुछ तो टकराया है गाड़ी से, देखते हैं क्या है। लवलीन गाड़ी का दरवाजा खोलकर सड़क पर उतरती हुई बोली। पागल हो गई है क्या? अब रानू डरी हुई बोली, यार गाड़ी के सामने कुछ तो है, देखना तो पड़ेगा ना। लवलीन वहीं खड़े खड़े बोली, चलो तुम लोग भी उतरो। ठीक है, देख लो तुम लोग, सीमा गाड़ी में बैठी बैठी बोली। और जल्दी करना, मुझे घर भी तो जाना है मेरी चुड़ैलों। रीटा डरते हुए गाड़ी से बाहर निकली। पूरी तरह कांप रही थी वो। अरे कुछ नहीं होगा रीटा, डरने की जरूरत नहीं जाने मन, लवलीन बोली और फिर दोनों गाड़ी के बोनट की तरफ बढ़ी। रानू भी नीचे उतर चुकी थी और उन दोनों के पीछे खड़ी हो गई। क्या है, कुछ पता चला? पहले आगे तो बढ़ो बाहुबली रानू। और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए तीनों आगे बढ़े। तीनों ने अपने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया क्योंकि गाड़ी बंद हो चुकी थी। फिर तीनों इधर उधर देखने लगी, पर उन्हें आगे कुछ भी दिखा नहीं। कोई जानवर होगा, रीटा झुंझला कर रानू बोली। चल गाड़ी में, सबको डरा दिया। नहीं, तभी लवलीन बोली, रुको, और वो गाड़ी के पीछे की तरफ बढ़ी। मोबाइल का टॉर्च लगातार जल रहा था। हवाएं तेज हो चली थीं। रात में सुनसान सड़क के किनारे जंगलों से भयभीत कर देने वाली आवाज आ रही थी। सियार तेज तेज रो रहे थे। कीड़े मकोड़ों की भी आवाजें डरावनी लग रही थीं। अचानक में लवलीन का मोबाइल बंद हो गया। तभी रानू के पीठ पर चाबुक जैसी कोई वस्तु लगी। आह! रानू चीख उठी। क्या हुआ? बाकी की दो सहेलियां बोली। कुछ आकर लगा यार मेरी पीठ पर, बड़े जोर का दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने चाबुक मारा हो। और फिर अचानक रानू का मोबाइल भी बंद हो गया, पर बहुत हिम्मत करके रानू बोली, अपना मोबाइल दिखा तो। और रानू ने रीटा का मोबाइल ले लिया। रानू ने टॉर्च पीछे की तरफ जलाया। पीछे के पहिए को देखकर उन सब की चीख निकल गई। पहिए के नीचे कोई साड़ी पहनी हुई महिला फंसी हुई थी। रीटा तो चीख कर गाड़ी में बैठने लगी तो लवलीन ने उसे बुलाया। रुक रीटा! रीटा चीख पड़ी। लाश, मुझसे हत्या हो गई। चुप कर! लवलीन ने निडरता दिखाई। हमें यहां से भागने से पहले इस लाश को इधर से हटाना पड़ेगा। कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, और पुलिस पकड़कर हमें अलग से धोएगी। नहीं, हमें गाड़ी में बैठना चाहिए। ये सब बहुत गलत हो रहा है, रानू भी डरती हुई बोली। हम किसी बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। तुम दोनों डरो मत, और हमें थोड़ी तो इंसानियत दिखानी पड़ेगी यार। हम एक लाश के ऊपर से वापस गाड़ी चढ़ाकर नहीं ले जा सकते। चल पहले उसे खींचकर किनारे करते हैं। मुझसे नहीं होगा, रीटा कांपती हुई बोली। मैं तो गई काम से, पापा मुझे मार डालेंगे। रीटा के रोने पर लवलीन क्रोध में बोली। बस कर रीटा, ठोकते वक्त नहीं समझ आया होगा। अब मम्मी पापा सब नजर आ रहे हैं।
तुम दोनों मेरी मदद करो वरना भा में जाओ। मैं अकेली उस लाश को गाड़ी के नीचे से निकालती हूं। नहीं, रुक जाओ लवलीन, हम करते हैं मदद। तीनों लड़कियां थर थर कांप रही थीं, पर हिम्मत तो लवलीन दिखा रही थी। सबसे ज्यादा रीटा डरी हुई थी। वो लाश के करीब बढ़ी और फिर अचानक रीटा का भी मोबाइल बंद हो गया। तीनों पुनः चौंक गई। ये क्या, रीटा का भी मोबाइल बंद? ये क्या हो रहा है? मोबाइल क्यों बंद होने लगे? यार मुझे बहुत डर लग रहा है। रीटा रोने लगी। मैंने पहले ही कहा था जल्दी करो, पर तुम लोगों को शराब से फुर्सत मिले तो ना। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। उस रास्ते पर अभी एक भी गाड़ियों का आवागमन नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा, गहरी काली रात और धुंध पड़ती हुई। रीटा के रोने धोने से लवलीन चिढ़ने लगी थी। उसने उसे टोका। लवलीन बोली, अब चिल्ला मत और सीमा को जगा। रानू बोली, नहीं उसे रहने दो, वो अभी भी नशे में है। लवलीन ने रीटा से पुनः कहा, ठीक है, चलो इस लाश को इधर से हटाओ। लाश? रीटा कांपने लगी। और नहीं तो क्या, रानू बोली, मुझे तो जेल नहीं जाना। और फिर तीनों सहेलियां उस लाश को खींचने लगी। बड़ी मशक्कत के बाद उसे सड़क के किनारे कर पाई। अब जल्दी भागो, रीटा बोली। हमें 1 मिनट भी यहां नहीं रुकना चाहिए। तीनों गाड़ी में बैठ गई। मोबाइल सबका बंद पड़ चुका था। इस बार ड्राइविंग सीट पर लवलीन बैठी और गाड़ी स्टार्ट किया। जैसे ही गियर में लिया, गाड़ी झटके खाकर रुक गई। सबकी धड़कनें तेज थीं। सभी के मन में डर था। उसने दोबारा स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई और लवलीन ने गाड़ी को रफ्तार दी। गाड़ी के अंदर की सारी बत्तियां बंद हो गई थीं। अब ये क्या, गाड़ी में भी घुप अंधेरा है यार। तभी गाड़ी के आगे से कोई काला साया निकला। लवलीन चिल्लाई, रानू कुछ तो है यार, चल गाड़ी भगा। लवी। रानू की नजरों ने भी शायद वो काला साया देख लिया था। रुको। तभी रानू बोली, क्या हुआ? बाकी की 2 लड़कियां एक साथ बोली, सीमा गाड़ी में नहीं है? क्या मजाक है ये? सच में सबकी घिघी बंध गई। हलक से आवाज तक नहीं निकली। देख यार, हाथों से टटोल। रीटा, ओ रीटा। लवी रीटा के कंधे झंझोड़ती हुई बोली, रीटा अब तुझे क्या हुआ? पर रीटा तो बेहोश हो चुकी थी। लवी और रानू और लवलीन को बोली, गाड़ी थोड़ा पीछे ले, सीमा गाड़ी में नहीं है। लवी ने गाड़ी पीछे लिया। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ी में से निकलकर बाहर सीमा को देखे। रीटा को पहले होश में लाया गया। वो घबरा रही थी। पूरा बदन तेज बुखार से जल रहा था। इतना होने के बावजूद भी रानू और लवलीन डरती हुई गाड़ी में से बाहर निकली। सीमा उनकी प्रिय सहेली थी, तो उसको छोड़कर जाना तो संभव नहीं था। इधर उधर जहां जहां नजर गई, दोनों ने खूब देखा, पर सीमा कहीं नहीं दिखी। हताश हो गई दोनों। अब क्या करें? सीमा कहां गायब हो गई? वो काला साया क्या था? रानू, अब मुझे भी डर लग रहा है यार। लवलीन बोली, डर मत लवी, जो होगा देखा जाएगा। सुबह होने तक हम यहीं रहेंगे। बिना सीमा को लिए मैं तो नहीं जा रही। रानू बोली, यार इधर कुछ तो है। लवी कांपते हुए बोली, चल ना यार, सीमा का पता नहीं कहां गई। डर क्या होता है, आज पहली बार सामने आया था। चल यहां से भागते हैं। ये जगह ठीक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं यार भूतिया इलाका है? हमें अपनी जान बचानी है तो सीमा के बारे में घर जाकर सोचेंगे। फिलहाल चलते हैं। पागल हो गई है क्या लवी? अपनी दोस्त है यार वो। होगी यही कहीं, बिना उसके हम जाने का सोच भी कैसे सकते हैं? तुम्हें पता है ना, उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। जब हम गाड़ी के बाहर थे तब हो सकता है वो भी बाहर निकली हो और इधर उधर चली गई होगी। आखिर सीमा गई कहां? लवी रोने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है रानू। डर मत, चल गाड़ी में बैठते हैं। अब लवलीन और रानू भी गाड़ी में बैठ चुकी थीं। दोनों सुबह के उजाले का इंतजार करने लगी। काफी समय निकल चुका था। अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था। एक बार फिर रानू गाड़ी से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। अब दूसरी गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो गया। रानू लवी को बोली, यार क्या करूं? सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि अब वहां कोई भी लाश या खून का एक भी धब्बा नहीं था। सीमा वहां नहीं मिली। अब चलते हैं घर, लवी बोली। घर पर सब कुछ सच सच बता देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। लवी ने गाड़ी स्टार्ट किया और तीनों घर की तरफ निकल गई, बिना सीमा के। सबकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। धड़कनों से तेज धक धक की आवाज आ रही थी। रीटा तो तेज बुखार में तप ही रही थी। इन दोनों का भी यही हाल था।
क्या जवाब देंगे वह घर पे? अब तो लवलीन का भी बुरा हाल था, बस रोए जा रही थी। क्या जवाब देंगे हम अंकल को, भाई को? तू गाड़ी चला, मुझे सोचने दे। रानू बोली, सबसे पहले हम रीटा को उसके घर छोड़ेंगे, फिर तुझे तेरे घर, फिर मैं सीमा के घर अकेले जाऊंगी। नहीं, सबसे पहले हम तीनों ही सीमा के घर चल के अंकल से सारी बातें बताएंगे। इसी कशमकश में दोनों बातें करते हुए घर जाती हैं। बड़े सी चहार दीवारी के गेट पर जैसे ही कार रुकी, चौकीदार एक झटके में गेट खोला। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इसी गाड़ी का ही इंतजार कर रहा हो, और गाड़ी सीधा अंदर पोर्च के नीचे रुकी। रानू, लव्वी और रीटा रो रही थीं। उनकी प्यारी सहेली का पूरी रात कुछ अता पता नहीं चला। रीटा की सबसे ज्यादा हालत खराब थी, रो रो कर बुरा हाल था। उसके दिमाग में भीत प्रेत का साया होगा ऐसी बातें चल रही थीं। तीनों डरी हुई ही थर थर कांप रही थीं। उनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करे और कैसे करे। इस तरह से सीमा का गायब होना तीनों को सदमे में पहुंचा दिया था। अब हम सीमा के माता पिता को क्या जवाब देंगे? अरे बेटा, रो क्यों रही हो? एक सुंदर सी महिला तीनों की तरफ देखते हुए बोली। आओ आओ, क्या हुआ? वो आंटी, रानू हिम्मत करके बोलना चाहिए, पर आंटी ने बीच में टोक दिया। घबराओ मत, जाओ जाओ, सीमा के कमरे में जाओ। और इतनी देर तक कहां थी तुम लोग? जाओ, सीमा तो कब की आ चुकी है, अंदर जाओ। मैं भी आती हूं। तीनों को कुछ समझ नहीं आया, क्या करे क्या कहे। बस रोते हुए कमरे में दाखिल हुई, और फिर तीनों के गालों पर जोरदार ताबड़तोड़ तमाचा रशीद हुआ। लवी चौंधिया कर गिर पड़ी। आंखों के सामने तारे नजर आने लगे। भारी भरकम तमाचा पड़ा था उनकी गालों पर। रानू और रीटा के भी गाल लाल पड़ गए। रीटा की हालत तो पहले से ही खराब थी। सीमा का अचानक भूत की तरह उन पर टूट पड़ना सकते में डाल दिया था। रीटा फर्श पर गिर चुकी थी और किसी तरह खड़ी हुई। इससे पहले कि दोबारा हमला होता और कुछ समझ पाती, रानू चिखी, सीमा तुम यहां कैसे? क्यों, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे मैं पूछ रही हूं, कैसे आई रात को, और ये क्या हालत बना रखी है? रानू सहमी सी पूछी, और सीमा तो जैसे भूत की तरह झपट पड़ी। कमिनियो, तुम लोग मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? सीमा की आवाज बहुत भारी भरकम हो चुकी थी। गरज कर बोली, बोलो बोलो ना कुत्तियों। वहीं तो, तुम गायब कहां हो गई? रानू बोली। बस रानू के ही बोल निकल रहे थे, और वो भी जैसे रो देगी। तुम ही रात को अचानक में गायब हो गई। हम तो वहीं थे। तीनों लड़कियां सदमे में थीं, रह रहकर झटके मिल रहे थे। क्या जवाब देती सीमा के सवालों का? सीमा का वहां से गायब होना और अभी सामने होना किसी अचरज से कम नहीं था। सीमा, हमने वहां बहुत इंतजार किया, इसी वजह से देरी भी हुई। लवी समझाते हुए बोली, तुम गाड़ी में से अचानक में गायब हो गई थी, फिर हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। पूरी रात हम वहीं थे, और उसके बावजूद भी तुमने हमें चाटा मारा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती हो तुम? साली, गला दबा दूंगी मैं तेरा। सीमा गुर्राई, मैं वहीं थी, बिल्कुल वहीं। तुम तीनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। मतलब हम ही झूठ बोल रहे होंगे। रीटा अपना गाल सहलाते हुए बोली, हम तीन गलत और तुम अकेली। सच वाह रे सीमा। झूठ, सफेद झूठ। सीमा चिल्लाकर बोली, जाओ यहां से तुम सब, मेरी दोस्त नहीं, भागो। सीमा पहले जैसी नहीं थी। बाल बिखरे, आंखें लाल लाल, माथे पर सिलवटें पड़ी हुई। उसकी ऐसी हालत कैसे? समझ पाना आसान नहीं था उन लोगों के लिए। बस खुशी इस बात की थी कि वह घर पर थी। जाओ, भागो यहां से, और कभी मत आना। सीमा गुर्राई। तभी सीमा की मां कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ सीमा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मां, इन तीनों हरामजादियों को भगाओ यहां से, मुझे भरोसा नहीं इन पर। सीमा बोलते बोलते हाँफ रही थी। वो चीखें जा रही थी। अपनी प्यारी सहेलियों को देखना भी नहीं चाहती थी। अचानक में उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वो बेहोश हो गई। सीमा की मां चिल्लाई, अरे डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया मेरी बिटिया को? मां रोने लगी। सीमा के अंदर अचानक में आई तब्दीली सबको शौक में मिला चुकी थी। किसी के भी समझ में कुछ नहीं आया। तीनों सहेलियां तो कांपने लगी। थर थर शरीर सिहरन से सिकुड़ गया था। मैं कहती थी ना कि वहां जरूर कोई चुड़ैल थी जो सीमा के अंदर है। रीटा बोली, चुप कर, तू खुद चुड़ैल है। लवलीन उसे डांटने लगी। ये शायद बीमार या किसी सदमे में है, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है। रानू दौड़ती हुई ड्राइविंग रूम में पहुंची और अमीर चंद को सब बताती है। अमीर चंद ने डॉक्टर को फोन किया और भागता हुआ सीमा के कमरे में आया। क्या हुआ? हाँफता हुआ अमीर चंद बोला। क्या हुआ सीमा को? सीमा की मां भी रो रही थी।
इधर इन तीनों का भी बुरा हाल था। रीटा तो बस किसी तरह खड़ी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और चेक करने के बाद बोला, सीमा थोड़ी डरी हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, और कुछ दवा देकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रीटा, लवी और रानू भी वहां से अपने घर चली जाती हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है और रानू फोन उठाती है। हेलो रानू, मैं लवी। हाँ लवी बोल, रानू बोली। मैं तुझे लेने आ रही हूँ, सीमा के घर जाना है। क्या हुआ? बस तू रेडी रह, मैं आकर बताती हूँ। और लवी ने फोन काट दिया। रानू के समझ में कुछ आया नहीं, बस वो फटाफट तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद लवी और रानू साथ में थी और एक्टिवा से सीमा के घर निकल पड़ी। क्या हुआ? रानू बोली। यार मुझे नहीं पता, लवी बोली। बस अमीर चंद अंकल ने फटाफट बुलाया है। रीटा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों ही चल रहे हैं। अंकल ने बुलाया है, रानू बोली। पक्का सीमा डांट खिलवाएगी? नहीं रानू, बात शायद कुछ और ही है। मतलब अब वहां चलकर ही पता चलेगा। और फिर लव्वी ने अपनी एक्टिवा के कान मरोड़े और वो फटाफट भागने लगी। लवी और रानू दोनों जब सीमा का कमरे में पहुंची तो सीमा को देखकर उनकी सांसें अटक गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। सीमा अपने बिस्तर पर बंधी हुई हालात में थी। दोनों हाथ और दोनों पैर मोटी मोटी रस्सियों में बंधे थे। आंखें मोटी मोटी लाल लाल, बाल बेढंग तरीके से कटे हुए, गालों पर कटे का निशान। कपड़े फटे हुए, मर्दाने आवाज में चिल्लाए जा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे जाने दो, जाने दो। बहुत भयानक आवाज थी उसकी। अपने ही होठों को चबाए जा रही थी। जीभ कट गया था जिसकी वजह से मुंह से खून आ रहे थे। फिर उसकी नजर जब लवी और रानू पर पड़ी तो जोर से चिखी, आ गई तुम दोनों। रीटा कहाँ है? उसको भी बुला लेती, चमचियों आंखें दिखाते हुए सीमा बोली। कमीनियों, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? सीमा तुम्हें क्या हो गया है? रानू बोली। चुप साली, भोली बनती है कमीनी। और सीमा चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। कमरे का नक्शा की बदला हुआ था। जो सीमा सफाई पसंद हुआ करती थी, आज उसके कमरे का यह हाल। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, दीवारों पर खरोच लगे हुए और सब सामान बिखरा बिखरा। आलमारी के किताब और वार्डरोब के कपड़े सब गायब। दीवार पर टंगे तस्वीरों का बुरा हाल। ये सब बस एक दिन में ही ऐसा हो गया था। दोनों सीमा को देखकर रो पड़ी। रानू, क्या हो गया अपनी सीमा को? आखिर कैसे? फिर सीमा की मां उन दोनों को कमरे से बाहर लाती हैं। कमरे के बाहर हुजूम सा लगा हुआ था। शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। सबको सीमा की बिगड़ी हुई हालात के बारे में पता चल चुका था। शहर के 3 बड़े डॉक्टर और 2-3 तांत्रिक और फकीर भी थे। अमीर चंद ने रानू और लवी को एक कमरे में बुलाया। साथ में तांत्रिक भी थे। कमरे का दरवाजा बंद किया गया। दोनों डरी हुई थी, थर थर कांप रही थी। उनके आंखों के सामने सीमा का भयानक चेहरा आ रहा था और कानों में गूंजती भयानक आवाज। बैठो तुम दोनों, अमीर चंद रानू और लवी से बोला। तांत्रिक बाबा तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम उन्हें बताना, बस डरो मत। बहुत ही अलग सा तांत्रिक था। न कोई गले में माला, न रुद्राक्ष, न कोई माथे पर भभूत, न कोई खुले गंदे बाल। बहुत ही सज्जन से दिखने वाला तांत्रिक रौबदार आवाज में बोला, बाबा देखो लड़कियों, तुम्हें मैं साफ साफ बता दूं, तुम लोग सीमा की सहेलियां हो, साथ में रहती हो और उसकी हर एक राजदार बात की भागीदार हो। बाबा थोड़ा रुका, एक लंबी सांस लिया और फिर बोला, सीमा पर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा का साया है। मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ कर न पाया। अब तुम लोग ही मदद कर सकती हो। उसकी आत्मा। दोनों चौंकी, उनका रोम रोम खड़ा हो गया। डर तो था ही कि कुछ ऐसा ही ना हो, पर जब बाबा ने बताया तो हड्डियां और कांपने लगी। हाँ, एक ऐसी आत्मा जिसके चंगुल से निकल पाना नामुमकिन है, जो शरीर बदलती रहती है और जिस शरीर को छोड़ती है उसके अंदर की आत्मा को मार देती है, फिर किसी और के शरीर में प्रवेश करती है। जब बाबा ने यह सब बताया तो दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला। मुझे खाना है, चबाना है, खून पीना है। अचानक में ये आवाज सुनाई दी तो सभी चौंक गए। डरो मत। ये सीमा के दांतों की किटकिटाने की आवाज है। भूखी है वो और अपने दांतों को रगड़ रही है। ये बुरी आत्मा की दर्दनाक आवाज है, बाबा बोला। रानू और लव्वी तो आत्मा का नाम सुनते ही दंग रह गई। फिर क्या होगा बाबा जी? लव्वी बोली। बस उस रात क्या हुआ था सही सही याद करके बताओ, बाबा बोला। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा था। लवी और रानू सोचने लगी।
फिर उन्होंने 8 मार्च की रात में घटी घटना को बिल्कुल सच सच बताया। सुनकर तांत्रिक बाबा और सभी दंग रह गए। उस रात गाड़ी से किसी का टकराना और मारा जाना, फिर काले साए का दिखना और सीमा का गायब होना, सभी बातें कहीं ना कहीं बुरी आत्माओं से संबंधित थीं। ठीक है, तुम दोनों जाओ और कल रीटा को भी लेकर आना। और सुनो बाबा, अपनी नजर तेज करते हुए बोला, शहर से बाहर मत जाना, अकेले मत रहना, हो सके तो रात को बाहर मत निकलना, यह आत्मा शरीर बदलती है। जी बाबा जी। और दोनों चल पड़ी रीटा के घर। उसे भी तो बताना था ये सब माजरा। जब दोनों रीटा के घर पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और था। घर में भीड़ लगी थी, लोग बाहर खुशर फुशर कर रहे थे। दोनों अंदर गईं और रीटा के कमरे में घुसते ही रीटा दहाड़े मारकर रोने लगी। अच्छा हुआ तुम आ गए यार। रीटा दौड़कर रानू के गले लग गई, उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। क्या हुआ रीटा? लवी रीटा को बोली। रीटा अभी भी रानू से चिपकी रही, छोड़ ही नहीं रही थी। रानू, बस थोड़ी देर मुझे ऐसे ही पकड़ के रख, थोड़ा सुकून मिल रहा है। कोई बात नहीं, तू चिपकी रह चिपकू, लवी बोली और रीटा के भाई से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। दीदी ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी। छोटा भाई बोला। क्या? दोनों को चौंक गए। हाँ दीदी, अगर हम सभी 2 पल भी देर करते तो दीदी आज हमारे बीच नहीं होती। और छोटा भाई रोने लगा। मत रो भाई, अब हम आ गए ना, कुछ नहीं होगा रीटा को। और फिर सभी लोगों कमरे से बाहर गए। क्या हुआ रीटा? इस तरह की हरकतें कैसे और क्यों? यार मेरे सपने में सीमा आई थी और उसने बोला ऐसा करने को, तो मैंने कर भी लिया। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, सीमा ने बोला। गले में रस्सी डालो और मैंने डाल ली। उसने बोला कि कूद जाओ और मैं कूद ही गई थी। एक डरावनी शक्ल थी सीमा की यार। रीटा इस तरह से बता रही थी जैसे अभी भी सब उसके सामने से गुजर रहा हो। रीटा, सीमा पर किसी आत्मा का साया है क्या इस बार? रीटा चौकी। हाँ, हम दोनों वहीं से आ रहे हैं, लवी बोली। सीमा की हालत ठीक नहीं, इसलिए शायद वो तुम्हारे सपने में आई थी। पर एक बात समझ में नहीं आती, सीमा को तांत्रिक के कहे अनुसार समय समय पर बांध दिया जाता था। बहुत देर तक तंत्रों मंत्रों का वश रहता और जब सीमा होश में आती तो पूरा घर कांप जाता था। ज्यादातर तो तांत्रिक सीमा के घर पे ही रहता था। अचानक सीमा के कमरे से आवाज आई और सभी लोग घबराए, पास वाले कमरे में आए। मैंने बोला था ना, सीमा के अंदर की प्रेतात्मा गुर्राकर एक भयंकर आवाज में बोली। मैंने बोला था कि मत आ, बीच में मत आ। क्यों आई तू? फिर सीमा अचानक में एक झटके साथ नॉर्मल हो जाती है और बोलती है, मैं कब आई तुम्हारे रास्ते में? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैं तुझे लेकर जाऊंगी। देखती हूं कब तक तुझे ये सब बचा पाएंगे। मैंने वादा किया है। कौन सा वादा? किससे वादा? राज से, सीमा के अंदर की प्रेतात्मा बोली। राज, याद आया तुझे कुछ? राज, सीमा आश्चर्य होते हुए बोली। हाँ राज, वही राज जो शिमला की वादियों में घूमने आया था और शिमला का होकर रह गया। मैं उससे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। एक विभत्स रोने वाली आवाज थी। पर राज से तो मैं प्यार करती थी, सीमा बोली। नहीं। चुप रख कुतिया, प्रेतात्मा बोली। तू कब आई? हाँ बता कब आई? अब तो हालात खराब हो गई सीमा की। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था और अपने ही हाथों से अपना गला दबा रखा था। बोल बोल, कब आई तू राज की जिंदगी में? मैं आई थी, मैं बनी थी उसके लिए। इतना बोलकर हांफने लगी प्रेतात्मा और चिल्लाने लगी। बेड पर बंधे उसके पैर छटपटाने लगे। धड़ाम धड़ाम की आवाज से पूरा कमरा हिल गया। वो काबू में नहीं हो रही थी। शायद वो बेड तोड़ ही ना दे। सीमा का दम घुटने लगा था। गले पे उसके अपने ही हाथों का जबरदस्त शिकंजा था। बाबा जी कुछ करो, सीमा को मार डालेगी ये चुड़ैल, सीमा के पापा बाहर से तांत्रिक को बोले। तांत्रिक बाबा अचानक में सीमा के कमरे में गए और सीमा के ऊपर मंत्र का जाप करते हुए भभूत डाला। 1 बार 2 बार पर वो शांत नहीं हो रही थी। फिर बाबा जी ने एक और मंत्र का जाप करना शुरू किया। कब तक बचाएगा तू बाबा? सीमा की प्रेतात्मा मुस्कुराई देखती हूं। कब तक? इसको तो मैं लेके ही जाऊंगी। आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और सीमा नॉर्मल हो गई। रानू, लवलीन और रीटा आज सीमा का घर पर ही थे। तांत्रिक ने बुलवाया था। रीटा तो सदमे से बाहर ही नहीं हो पाई थी, पर सीमा के लिए उसे आना पड़ा। सीमा के कमरे में कैमरा लगाया गया था ऑडियो के साथ और परिवार के सभी लोग दूसरे कमरे में थे और उस कमरे से सीमा के कमरे का लाइव वीडियो देख रहे थे। किसी तरह जब सीमा शांत हुई तो बाबा कमरे के बाहर आए।
अब बाबा की नजर उन 3 सहेलियों पर थी। शायद वो राज के राज का पता जानना चाहते थे और तीनों सहेलियां समझ भी गई थीं। कुछ देर की शांति के बाद रानू ने कहना शुरू किया। 3 साल पहले अचानक विजय के पीछे धड़ाम की आवाज आई। घबराता हुआ विजय बोला, कौन है पीछे? परंतु पीछे तो कोई भी नहीं था। विजय वहीं ठिठक गया और धीरे धीरे पीछे की तरफ देखा तो कभी दाएं और बाएं पर वहां कुछ भी न था। वो धीरे धीरे गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा और मन ही मन बुदबुदा रहा था, क्यों मैंने शर्त लगाई? क्यों दोस्तों के बहकावे में आ गया? बस एक बार गेस्ट हाउस पहुंच जाऊं। भयानक था जंगल का रास्ता। ऊंची ऊंची पेड़ों के शाखों से सरसराने की आवाज आ रही थी। हवाओं के झोंकों ने नजारा और डरावना कर दिया था और उस पर छोटे जानवरों की आवाज और ज्यादा डरावना बना दिया था। विजय अब तेज से चल रहा था और बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहता था। कैसा जंगल था, मुझे नहीं आना चाहिए था। विजय अपने बाकी के 2 दोस्तों से शर्त लगाया था कि वो अकेला जंगल के रास्ते गेस्ट हाउस तक जाएगा और तुम लोग बाई रोड जाओ। जो हारा, रात का डिनर और दारू उसके पैसों से। विजय गेस्ट हाउस पहुंचा तब तक तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। शिमला टूर का पहला ही दिन था और पहली रात होने वाली थी। विजय सही सलामत पहुंच चुका था और पार्टी देने वाले थे। राज और अर्जुन। राज एक खूबसूरत गोरा चिट्टा नौजवान, अमीर बाप का सुधरा बच्चा, बहुत ही शालीन, सभ्य और शर्मीले स्वभाव का, घने घुंघराले बाल और खूबसूरत आंखें। अर्जुन एक गठीला गबरू, बिगड़ैल लड़का जो राज के पैसे पर ही मौज मस्ती करता, और विजय को तो आपने देख ही लिया। आओ आओ विजय बाबू, अर्जुन उसकी छुटकी लेते हुए बोला। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? और हंसने लगा। विजय के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कमीनों, तुम्हें पता था डरावना जंगल है। मैं किस तरह से आ रहा हूं मुझे ही पता है। विजय खुद को कंट्रोल करते हुए बोला। मेरी तो जान ही निकल गई थी। बहुत थक गया हूं यार। ये लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। तभी हॉल में एक सुंदर सी लड़की प्रवेश करती है। लाल और नीले रंग के कश्मीरी परिधान में, सिर पर कृत्रिम गहनों और मोतियों को पिरोकर बनाया गया कासबा बंधा हुआ, मोटी मोटी सुंदर आंखें, पैरों में चमकते चांदी और मोतियों से बना पायल, चेहरे पर सर्वदा रहने वाले मुस्कान के साथ बोली, बाबू लोग, मैं यहां काम करती हूं। आप लोग जब तक रहोगे तब तक मैं आपके सभी काम करूंगी। खाना, कपड़े धोना और साफ सफाई। वो बोले जा रही थी और तीनों उसे एकटक देखे जा रहे थे। साहब पुनः बोली, सुंदर बाला, मैं कुछ बोल रही हूं। आप लोग क्या खाओगे आज के भोजन में? कुछ भी बना दो, टपाक से अर्जुन बोला। आज कुछ भी बना दो, अपने पसंद का, ठीक है। लड़की बोलकर जाने लगी तो राज बोला, सुनो जी साहब, आपका नाम क्या है? जी नेहा। ठीक है, सुंदर नाम है। नेहा, एक बात बताओ, आप शिमला को पूरी तरह जानती हो ना? जी साहब, क्यों? हम सोच रहे थे आपकी हमें घुमाना, और शिमला और फिर मनाली नहीं साहब, मेरा काम सिर्फ यहीं तक सीमित है। और नेहा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। बाकी के दोनों दोस्त राज को अजीब नजरों से देख रहे थे। वाह भाई, आते ही चालू हो गया। अरे नहीं रे, मैं तो बस ऐसे ही। रात का भोजन हुआ, सभी आराम से सोए। फिर सुबह हुई और तीनों ने सुबह का नाश्ता किया जो समय से नेहा ने तैयार कर दिया था। फिर शुरू हुआ सफर घूमने का और मौज मस्ती का। सुबह से रात हो जाती है, फिर रात में तीनों दोस्त मस्ती करते हैं। पर राज को नहीं पता था कि उसे नेहा की नजरें बहुत ध्यान से देखा करती थी, और राज को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन नेहा पर फिदा था, उसे ही देखा करता। पर नेहा को अर्जुन की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो राज पे फिदा थी। नेहा ने आज अपने मनपसंद का भोजन बनाया था। तीनों अभी ड्रिंक कर रहे थे। तभी नेहा आई। साहब, भोजन तैयार है। क्या क्या बना है आज नेहा जी? विजय बोला। आज तो मैंने मीठा भात, रोटी और भय। ये भय क्या है? अर्जुन बोला। साहब, कमल के तने की सब्जी, कश्मीरी मसाले में आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है नेहा, थोड़ी देर बाद हम खाएंगे, राज बोला। और फिर थोड़ी देर बाद तीनों ने खाना खाया। शुक्रिया नेहा, कितना जादू है तुम्हारी अंगुलियों में, कितना अच्छा खाना बनाती हो। और नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट ठिरक गई। धन्यवाद साहब। साहब मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता, नाम से बुलाओ हमें। सच में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फीली चादर ओढ़े पहाड़ियां, हरी हरी बड़ी बड़ी पेड़ों पे सफेद मोतियों जैसे बर्फ, रंगीन फूलों से सजी क्यारियां। मन करता है यहीं बस जाऊं। और राज कहीं खो से गया। सुबह हुई। आज सभी को वापस अपने शहर भोपाल जाना था।
तैयारी हो चुकी थी। नेहा की नजरें राज पर टिकी थी और राज का मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का। चल भाई गाड़ी में बैठ, विजय राज को बोला। नहीं, अचानक से राज बोला, तुम दोनों जाओ, मुझे अभी यहीं रहना है। क्या मतलब? अर्जुन बोला। मतलब ये मेरे भाई। राज अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं अभी नहीं आऊंगा, तुम दोनों जाओ, मुझे अभी कुछ दिन और रहना है। और फिर राज यही शिमला में ही रुक जाता है। विजय और अर्जुन दोनों भोपाल चले जाते हैं। नेहा तो बहुत खुश होती है। सीमा के चीखने की आवाज आती है और सभी लोग भागकर सीमा के रूम में जाते हैं। सीमा आजाद थी। नॉर्मल समझकर उसके हाथ पैर खोल दिया गया था और अभी वो प्रेतात्मा के चंगुल में थी। प्रेतात्मा पूरी तरह हावी थी सीमा पर। आओ तुम लोग भी, जोरदार अट्टहास और मर्दाने आवाज में सीमा बोली। मैं कुछ नहीं करूंगी तुम सभी को, बस मुझे जाने दो, मुझे इसकी आत्मा ले जाने दो। एक झटके के साथ सीमा बेड पर उकड़ू बनकर बैठ जाती है और बेड सीट और ओढ़ने वाली चादर दोनों को एक साथ ओढ़ लेती है। रुक जा, तांत्रिक चिल्लाया। रुक जा मनहूस औरत, नहीं मुझे मत रोक, मत रोक मुझे। और अपने हाथों को गले पर रखकर दबाती है। सीमा के गले पर दबाव बनता है और वो चिल्लाती है, तांत्रिक मंत्र पड़ता है। तब तक अमीर चंद, राणू और 2 नौकर भी सीमा को पकड़ते हैं और हाथ छुड़ाते हैं, पर सीमा का हाथ छुड़ा नहीं पाते। एक जोरदार डरावने आवाज के साथ सीमा चिल्लाती है और सभी को उछाल देती है। राणू को जोरदार तमाचा लगता है और एक नौकर उछलकर दूर गिरता है। दूर रहो, मेरे हाथों मरना नहीं चाहते तो, गर्जी सीमा की प्रेतात्मा और उछलकर दीवारों पर चढ़ जाती है। अरे कोई पकड़ो मेरी बेटी को, चिखी सीमा की मां। वो चुड़ैल लेके भाग जाएगी। पर इस बार तांत्रिक का मंत्र काम आ गया और पूरी मुट्ठी भर भभूत फेंका सीमा के शरीर पर और सीमा धड़ाम से जमीन पर गिरती है। गिरते ही बेहोश हो जाती है। सीमा की मां रोते हुए सीमा के पास जाती है। मेरी बिटिया, क्या हो गया तुम्हें? कुछ देर की शांति के बाद सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास बैठे थे। अमीर चंद बाबा से बोले, बाबा आपको जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल मार डालेगी मेरी बेटी को। बाबा बोला, अमीर चंद कुछ तो ऐसी बात है जो हमें अभी तक समझ नहीं आई। और एक बार फिर बाबा अपनी नजरें तीनों सहेलियों की तरफ करता है और बोला, देखो बिटिया, ये राज का मामला जल्दी बताओ। राज और सीमा के प्यार की कहानी, कहीं ना कहीं बातें वहीं अटकी हैं। राज शिमला क्यों रुका? और इस बार लवलीन ने बताना शुरू किया। आप यहां क्यों रुके हैं साहब? नेहा राज की तरफ देखती हुई बोली। बस ऐसे ही नेहा, राज बोला। अभी जाने का मन नहीं करता यहां से। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है और अपने कमरे में जाने लगता है। और हाँ नेहा, आज मेरा एक काम करो। जी बोलो राज बाबू। नेहा एक मधुर मुस्कान लिए बोली, मैं आज शाम को कहीं जाऊंगा और 7 बजे तक वापस आऊंगा। तब तक तुम पूरा कमरा अच्छे से साफ सुथरा कर देना, अच्छे डिनर की व्यवस्था करना और कमरे में सुगंधित फूलों से सजा देना। मैं नहीं चाहता अब यहाँ शराब की बू भी आए। और मेरे साथ अपना भी खाना बना लेना, आज हम साथ खाएंगे। नेहा बहुत खुश होती है। उसके मन में राज के किए प्यार उमड़ता है। एक नए सपने में खो जाती है। उसको लगने लगता है कि राज उसकी वजह से ही रुका है। नेहा उम्र के उस दहलीज पे थी जहां मन में प्यार के पतंग उड़ना लाजिमी था। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। नेहा की सपनों की दुनिया में उड़ने लगी थी। बेसब्री से शाम का इंतजार था। गुनगुना कर आज रसोई में राज का मनपसंद खाना बना रही थी और कमरे को एक बगीचे की तरह शानदार, सुंदर, सुगंधित फूलों से सजाया था। खुद भी सज सवर कर तैयार थी। शाम के 7 बज गए थे। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी नेहा। डोर का बेल बजा और नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने राज और साथ में एक लड़की खड़ी थी। पहले तो वो चौंकी, फिर सहज होकर अंदर आने का इशारा किया। राज बोला, नेहा ये है सीमा, मेरी गर्लफ्रेंड, और सीमा ये नेहा है। यहां पर यही है जो मेरा ख्याल रखती है, सब कुछ करती है। हाय नेहा, कितनी अच्छी लग रही हो। नेहा तो सुन्न हो गई ये सुनकर, बस मूर्छित होते होते बची। उसमें मन को आघात लगा था और वो वहां से भाग गई। राज रोकता रह गया। कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आकर ठहर गई है जहां कई सवाल हमारे सामने खड़े हैं। भोपाल से आया राज आखिर सीमा से कैसे मिला? नेहा का आगे क्या होगा? और अब तक यह रहस्य बना हुआ है कि उस दुर्घटना में मारी गई महिला आखिर कौन थी? दोस्तों, अगर यह कहानी आपको रोचक लग रही है और आप इसके हर मोड़ पर उत्सुकता से बने हुए हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताएं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें प्रेरित करता है और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कैसी सिसक थी, कितनी पीड़ा थी आवाज में, कराह रही थी वो। उस आवाज को कोई भी सुनने वाला भावुक हुए बिना नहीं रह सकता। मर्म और दर्द में बोले जा रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो ना, बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। रोने की चित्कारित आवाज ने सीमा की मां को नींद से उठने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आवाज का पीछा किया तो सीमा के कमरे से आवाज आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गई। सीमा दुबकी पड़ी थी कमरे में। उसने मां को पुकारा। मां की ममता थी ना, वो खिंचकर सीमा के पास लेकर गई। क्या हुआ बेटी, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? उस चुड़ैल ने। और उन्होंने सीमा को अपने गोद में बिठा लिया। सीमा मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। मां की गोद में सिर रखकर सुबकने लगी। मां, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, रुक, मैं अभी आती हूं कुछ लेकर। और दौड़कर रसोई में गई और दाल चावल लेकर आई। आ बेटा, आ जा, मैं खिलाती हूं। मां ने उसे प्यार से पुचकारा और सीमा अचानक में एक विकराल रूप में आ जाती है। बाल पूरे खुले खुले, आंखें लाल लाल, शरीर के ये कपड़े फाड़ने लगी। मां डर जाती है। ये क्या कर रही हो सीमा? चुप कर बुढ़िया, उसने मां को धक्का दिया। मां दूर जाकर गिरी और सीमा थाली लेकर खुद खाने लगती है। उसके खाने के तरीके से मां डर गई। राक्षसों की तरह खा रही थी वो। 2-3 निवाले में ही थाली खाली कर दी और एक झटके में उसने थाली दीवार में मेरी। खनखनाती हुई थाली फर्श पर गिरी। तब तक घर के और लोग भी जाग चुके थे और दौड़कर कमरे में आए। अंदर का नजारा देखकर अमीर चंद और उसके नौकर कांप गए। सीमा ने मां को उल्टा पंखे में लटका रखा था और खुद नीचे बैठकर मां के मुंह पर अपने खून से मेकअप कर रही थी और मां जोर जोर से चिल्ला रही थी। रामू जोर से पकड़ा सीमा बेबी को, एक नौकर बोला। तब तक दोनों ने सीमा को पकड़ लिया, पर सीमा उनके बस में नहीं थी। एक झटके में दोनों को दूर फेंक दिया। रामू के ऊपर सीमा के अंदर की प्रेतात्मा ने प्रहार करना शुरू कर दिया और उसका गला दबा रही थी। तभी अमीर चंद ने कोशिश की सीमा को पकड़ने की, पर वो भी नाकाम थे। एक भयानक आवाज ने सभी को उसके ही स्थान पर खड़ा कर दिया। सीमा अब बिल्कुल उल्टी थी, हवा में। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। ज़रेनिया, मुझे जाने दो मुझे, नहीं तो मैं सीमा को मार डालूंगी। किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आज की रात तांत्रिक भी नहीं था। सीमा का पैर ऊपर, धड़ नीचे और पूरा उल्टा शरीर हवा में था। इतना भयानक न तो किसी ने देखा था और न सुना था। सीमा की मां बेहोश हो गई थी। किसी के वश में नहीं था सीमा को रोकने वाला। उसका शरीर हवा में ही था और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। एक झटके के साथ वो गायब हो गई और छोड़ गई ढेर सारे सवाल कि आखिर गई कहां। फेसबुक, यही वो मंच था जहां सीमा और राज की पहली मुलाकात हुई थी। पहले लाइक, फिर कमेंट, फिर चैट, फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ और उसके बाद दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। राज पहली बार भोपाल से शिमला आया था, सिर्फ सीमा से मिलने के लिए। दोस्तों के साथ प्लान बनाया, लेकिन खुद को वहीं रोक लिया। दोनों ने शिमला की खूबसूरत वादियों में साथ घूमने का हर मौका निकाला। उनके दोस्तों को कभी यह एहसास तक नहीं हुआ कि राज अकेले बाहर क्यों निकल जाता है, लेकिन राज नेहा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह नेहा को भी अपने साथ ले जाने लगा। नेहा पूरी तरह से राज के प्रति आसक्त थी। हर सुबह सीमा आती और तीनों साथ में निकल जाते, शिमला की ऊंची पहाड़ियों की ठंडी हवाओं के बीच। नेहा एक जगह बैठकर उनका इंतजार करती, जबकि राज और सीमा साथ में हंसते, गाते और खूबसूरत पलों में खो जाते। ये सब देखकर नेहा के दिल में दर्द उठता, लेकिन वह चुप रही। उस शाम जब सीमा जा चुकी थी तो नेहा सीधे राज के कमरे में आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, राज चौंक गया और झल्लाकर बोला, दरवाजा नहीं दिखा क्या तुम्हें? पता नहीं चलता कि कमरे में पूछकर आना चाहिए? कौन, कब, क्या कर रहा हो? इतनी तमीज होनी चाहिए ना। पहली बार राज ने नेहा से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। यह सुनकर नेहा अंदर तक हिल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप कमरे से निकल गई। राज को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वह कपड़े बदलकर तुरंत नेहा के पास गया।
सॉरी नेहा, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नेहा ने सुबकते हुए जवाब दिया, आपने अच्छा किया जो मुझे डांटा। आखिर मैं होती कौन हूं, आपकी जिंदगी में झांकने वाली? मुझे माफ कर दीजिए। राज से अब और सहन नहीं हुआ। वह धीरे से नेहा के करीब गया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे पगली, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की है, कोई अपना ही तो ऐसा करता है ना। नेहा रोते रोते राज के सीने से लग गई। राज ने धीरे धीरे उसके पीठ पर हाथ रखा। एक अजीब सी कशिश थी इस आगोश में, एक एहसास जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। राज चाहकर भी खुद को नेहा से अलग नहीं कर पाया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नेहा, अब खाना भी खिला दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी राज बाबू। उस रात नेहा ने राज के लिए तरह तरह के पकवान बनाए और अपने हाथों से उसे खिलाया। राज बाबू, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा मुस्कुराते हुए बोली। राज ने धीरे से जवाब दिया, तुम भी बहुत अच्छी हो नेहा, और शुक्रिया, आज तो कमाल का खाना बनाया है तुमने। उंगलियां चाट चाट कर खाया मैंने। नेहा फिर से हंस पड़ी। रात गहरी हो रही थी। राज के बहुत मना करने के बावजूद नेहा उसके पैर दबाने लगी। राज थका हुआ था, कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा नेहा उसी के कदमों में बैठी हुई सोई थी। राज ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बाहर पहाड़ियों की वादियों में टहलने निकल गया। चाय पर दोनों मिले। राज चाय के साथ अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी निगाहें सीमा के इंतजार में थीं। नेहा अब भी पिछली रात की बातें भूल नहीं पा रही थी। उसकी दीवानगी राज के लिए और बढ़ती जा रही थी। राज को भी अब इस बात का थोड़ा बहुत एहसास होने लगा था। आज राज का शिमला में अंतिम दिन था। उसने साफ शब्दों में नेहा को साथ चलने से मना कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही सीमा आई, राज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह देखकर नेहा जल भुन कर रह गई। उसने इतनी जोर से अपनी मुट्ठियां भींची कि उसके हाथ में पकड़ा कांच का गिलास टूट गया। उसके हाथों से खून टपकने लगा, लेकिन राज ने इसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। अब नेहा को लगने लगा था कि इसमें राज की कोई गलती नहीं। जब जब सीमा आती थी, राज उसके वश में चला जाता था, वह फिसल जाता था। लेकिन अब नेहा किसी भी हालत में राज को हासिल करना चाहती थी। इधर बर्फीली पहाड़ियों के बीच राज और सीमा सफेद चादर से ढके वादियों में बैठे थे। तभी एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ राज के पास आया और बोला, साहब, आपको गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। मुझे? राज चौंक उठा। हाँ, आपको, वह लड़का बोला। ठीक है, मैं आता हूं, राज ने सीमा से कहा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। राज जैसे ही उस तरफ बढ़ा और सीमा की आंखों से ओझल हुआ, अचानक नेहा वहां आ गई। पहले कि सीमा कुछ समझ पाती, नेहा ने उस पर जोरदार प्रहार कर दिया। सीमा बाल बाल बची, नहीं तो सीधा खाई में गिर जाती। नेहा, तुम? सीमा हैरान रह गई। हाँ मैं, नेहा गुर्राई। मैं तुम्हें मार दूंगी। पर क्यों? सीमा ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम मेरे और राज के बीच क्यों आई? नेहा ने एक मोटे लठ से सीमा पर फिर से हमला किया। इस बार वार सीधा सीमा के कंधे पर पड़ा। दर्द से कराहती सीमा लड़खड़ा गई। तभी नेहा ने अपनी कमर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और उसे सीमा की गर्दन पर रख दिया। तब तक राज वहां पहुंच चुका था। नेहा, ये क्या कर रही हो? राज चिल्लाया। तुम हटो बाबू, तुम्हें नहीं पता, ये सीमा ही है जिसकी वजह से मैं तुमसे दूर हो रही हूं। क्या मतलब? राज ने परेशान होकर पूछा। नेहा की आंखों में पागलपन था। मतलब ये, राज बाबू, कि हम तुमसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, और ये कुतिया हमारे बीच में आ गई। अब नेहा पूरी तरह रौद्र रूप में थी। उसे इस हाल में देखकर राज कांप गया। नहीं नेहा, तुम इधर आओ, सीमा को छोड़ दो, हम घर चलकर बात करते हैं। राज ने प्यार से समझाने की कोशिश की। नहीं बाबू, मैं इसे आज मार दूंगी, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। नेहा, रुक जाओ, सीमा को छोड़ दो, मेरे पास आओ। राज ने फिर से उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नेहा सीमा के हाथ पर चाकू से वार कर चुकी थी। नेहा, राज जोर से चिल्लाया। छोड़ो उसे। नेहा की सांसें तेज हो रही थीं, उसकी आंखें जुनून से लाल हो चुकी थीं। पहले बोलो, इस कुतिया से ज्यादा आप मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, राज ने घबरा कर कहा। नेहा का हाथ ढीला पड़ गया। वह राज की तरफ बढ़ने लगी। राज ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी नेहा का पैर फिसल गया।
वह चीखते हुए खाई की तरफ गिरने लगी। राज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन संतुलन खो बैठा। उसने नेहा को गिरने से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद भी फिसलने लगा। दोनों तेजी से नीचे खाई में गिरते चले गए। राज! सीमा जोर से चीखी, लेकिन तब तक दोनों काफी नीचे जा चुके थे। यह एक बहुत बड़ा हादसा था। सीमा ने पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राज और नेहा को ढूंढने की पूरी कोशिश की। दिन, हफ्ते, महीनों तक खोजबीन चली, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सीमा को राज और नेहा कभी नहीं मिले। दोनों कहीं गायब हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा था, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक पुराना जर्जर घर में सिर्फ 2 कमरे, एक रसोई, एक छोटा हॉल और बाथरूम था। घर पूरी तरह बंद था। एक कमरा तो इतना बर्बाद हो चुका था कि वहां घुसते ही घुटन महसूस हो। दीवारों पर सीलन थी, मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले थे। कमरे में रखा था एक पुराना बेड, मैला कुचैला बिस्तर, एक गंदा चादर और तकिया, एक लकड़ी की टूल, एक मटका जिस पर एक धूल से भरा गिलास रखा था। दीवारों पर अलग अलग भाषाओं में कुछ डरावना लिखा हुआ था। कमरे में एक अजीब सी सिसकी गूंज रही थी, एक ऐसी सिसकी जो किसी को भी डरा दे। तभी बाथरूम से कुछ खटकने की आवाज आई। एक पुरानी जंग लगी व्हीलचेयर बाथरूम के पास पड़ी थी। उस पर एक दुबला पतला आदमी बैठा था। हड्डियां साफ दिख रही थी। उसकी आंखें उबलकर बाहर की ओर निकली हुई थीं। झुर्रियों से भरा चेहरा, बढ़े हुए लंबे गंदे नाखून, उलझे हुए बेतरतीब बाल। कपड़ों के नाम पर बस एक गंदा चीथड़ा जो अब लबादे जैसा दिखता था। कमरे में भयानक दुर्गंध थी। वह आदमी धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि लग रहा था वह गिर जाएगा, लेकिन वह गिरा नहीं। कुछ पल के अभ्यास के बाद उसने व्हीलचेयर छोड़ी और बेड पर बैठ गया। उसके पास कुछ सड़ी गली खाने की चीजें रखी थीं। बिना हाथ धोए पागलों की तरह खाने लगा। सीमा अचानक कमरे में दाखिल हुई और धड़ाम से फर्श पर गिर गई। उसकी आंखें खोली, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार अट्टहास गूंजा जो पूरे घर को हिला देने वाला था। दूसरे कमरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह आदमी धीरे धीरे सीमा के पास पहुंचा और फिर प्रेतात्मा से बात करने लगा। आ गई बिटिया तू? बूढ़ा आदमी बोला। हाँ बापू, मैं आ गई, प्रेतात्मा ने हंसते हुए जवाब दिया। और ये देखो बापू, सीमा। बहुत अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया। बूढ़ा आदमी हंसी में डूबकर बोला। मैंने अच्छा किया ना बापू, अच्छा किया ना? प्रेतात्मा ने खुशी से पूछा। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब अपना बदला पूरा करो। उसी समय बेड पर पड़ा कंकालित पुरुष उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखें भूख से पागल हो चुकी थीं। वह पागलों की तरह खाना खा रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि कमरे में क्या हो रहा है। तभी कमरे में एक भयानक आवाज गूंजने लगी। ये आवाज नेहा की थी, जो अब प्रेतात्मा बन चुकी थी। सुनो, तुम सुन रहे हो? नेहा की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। लो, मैं लेकर आई आपकी सीमा को। यह आवाज नेहा की थी, जो अब मोक्ष पाने के लिए भटक रही थी। वह खुद को राज और सीमा से अलग न कर पा रही थी। उसकी आत्मा खाई में गिरने के बाद बदला लेने की चाहत में भटकती रही। इस प्रयास में उसने सीमा को यहां तक खींच लिया। वही बेड पर बैठा शख्स मुस्कुरा रहा था और अपना खाना खाने में मग्न था। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा कि कमरे में क्या हो रहा है। कमरा घने अंधेरे में डूबा हुआ था। जब सीमा की आंखें खुली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। घबराई हुई सीमा उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी चीज से टकराकर जोर से गिर पड़ी। दर्द की तेज लहर उसके घुटने से उठी और वह तकलीफ में कराह उठी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे रेंगते हुए दीवार तक पहुंची। अंदाजे से उसने दीवार पर बिजली के बोर्ड को खोजने की कोशिश की, लेकिन बार बार हाथ फेरने के बावजूद उसे कोई स्विच नहीं मिला। तभी कमरे में कोई धीमी सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो, कोई दर्द से कराह रहा हो, लेकिन वह कुछ भी देख पाने में असमर्थ थी। चोट के कारण उसका शरीर पहले ही कमजोर महसूस हो रहा था और घुटने का दर्द उसे असहनीय लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और यह कराहने की आवाज आखिर किसकी है। अचानक दरवाजा खुला और तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, जिससे वह कुछ पल के लिए चौंधिया गई। कौन हो तुम? सीमा ने कांपती आवाज में पूछा।
चुपचाप बैठो एक जगह। एक भारी रौबदार आवाज गूंजी जिसने सीमा के भीतर डर की लहर दौड़ा दी। सहमी हुई सीमा धीरे धीरे एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद एक डरावना बूढ़ा उसके लिए खाना लेकर आया। भूख से बेहाल सीमा बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ी, लेकिन थाली अचानक हवा में उड़ने लगी। कमरे में गूंजती डरावनी हंसी ने सीमा को झकझोर कर रख दिया। खाना खाएगी? बहुत भूख लगी है क्या? उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। और फिर अचानक ऐसा आभास हुआ जैसे कोई ठीक सामने मौजूद हो, मगर उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी पकड़ पाने में नाकाम थीं। बस वही भयानक आवाज उसके कानों के पर्दे फाड़े जा रही थी। सीमा की नजरें थाली पर टिकी थीं, लेकिन कान उस अनदेखी उपस्थिति की ओर थे। तभी उसने एक हल्का सा स्पर्श महसूस किया। कोई उसके बालों को छू रहा था। वह घबराकर झटके से पलटी, लेकिन तभी उसके गले में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। डर से उसकी सांसें अटकने लगीं। शायद वह अब मूर्छित होने ही वाली थी कि अचानक थाली जोर से जमीन पर आ गिरी। अब खा लो सीमा, वही रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। कांपते हाथों से सीमा ने खाने की ओर हाथ बढ़ा दिया। थाली में गोश्त के टुकड़े पड़े थे, साथ में थोड़ा चावल। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे सड़ांत महसूस हुई। घिन के मारे उसने तुरंत थाली हटा दी और उसे उबकाई आने लगी। पानी, पानी, वह घबराकर चिल्लाई। सीमा ने इधर उधर पानी ढूंढा तो बूढ़े ने एक गंदी सी बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, जिसमें आधा पानी भरा था। सीमा ने हड़बड़ी में बोतल का ढक्कन खोला और उसे मुंह से लगा लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बोतल पर गईं, उसने झटके में बोतल फेंक दी। उसका मुंह लाल हो चुका था। बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। सीमा तड़प उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। कौन हो तुम? बताओ मुझे, क्यों लाए मुझे यहां? वह दहाड़ उठी। जवाब में बूढ़े ने गुस्से में एक हाथ से सीमा के बाल पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसके गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। पानी फेंकती है कुतिया, पानी बर्बाद कर दिया। बहुत मुश्किल से मिलता है यहां पानी, बूढ़ा दहाड़ा। सीमा बुरी तरह सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कुछ बोले या चुप रहे, क्योंकि हर जवाब की सजा बस मार ही थी। उसकी नजरें फिर से बोतल की तरफ गईं। अब उसमें साफ पानी था, पर जब उसने पिया था तो वह खून था। आखिर क्या हो रहा था उसके साथ? चल, तुझे तेरे आशिक के पास ले चलता हूं, वहीं मिलेगा तुझे बिरयानी और पानी। बूढ़े ने सीमा के बाल पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और दूसरे कमरे में ले गया। कमरे के कोने में एक बेबस लाचार आदमी बैठा था, बिल्कुल पागलों की तरह। ले देख अपने यार को, पहचाना या नहीं? ध्यान से देख, देखा इस पागल को? सीमा ने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखें विश्वास और डर के बीच झूल रही थीं। कुछ ही पल बाद उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह सिसक उठी। राज, तुम? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। राज, देखो, मैं सीमा हूं। राज, क्या हो गया तुम्हें? तुम यहां कैसे आए और ये जगह कौन सी है? राज ने कोई उत्तर नहीं दिया। राज, कुछ तो बोलो प्लीज। तभी एक अट्टहास गूंजा, एक ऐसी डरावनी हंसी जिसने सीमा की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। जिंदा है। सीमा की सांसें थम गईं। उसने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? क्या करेगी जानकर, कमीनी? एक खूंखार आवाज गूंज उठी। खा तो गई अपने यार को, देख कैसे तड़प रहा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि तू कौन है। सीमा के चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दो, लेकिन कम से कम बताओ कि तुम हो कौन? नेहा। इस बार आवाज और भी डरावनी हो गई थी, जैसे किसी ने हवा में बिजली भर दी हो। मैं नेहा हूं, सीमा। नेहा, राज की नेहा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं और वह घबराकर बोली, नेहा, तुम? लेकिन तुम तो मर गई थी ना? अचानक वातावरण में एक मधुर लेकिन भयावह हंसी गूंज उठी। हां सीमा, मैं मरी हुई ही हूं। सीमा ने राज की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। और मेरे राज की यह हालत तुमने कर दी। तुम्हारा राज। एक डरावनी हंसी पूरे माहौल में गूंज उठी। राज बाबू हमेशा से मेरे थे। सीमा, तुम बीच में आई। हम दोनों उस खाई में गिरे थे, लेकिन राज बाबू को मौत नहीं आई। मेरे ठरकी बापू ने इन्हें बचा लिया, नहीं तो आज मरकर भी हम साथ होते। सीमा की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। नेहा, फिर तुमने इन्हें इस हालत में क्यों रखा है? आखिर तुम चाहती क्या हो?
क्या तुम राज को खुश नहीं देखना चाहती? नेहा की आवाज अब और ठंडी और डरावनी हो गई। अब ये तो राज बाबू ही बताएंगे। सीमा की रूह कांप उठी। मैं चाहती थी कि राज बाबू मरकर मेरे साथ आ जाएं। जिंदा नहीं तो क्या हुआ, मरकर तो हमेशा के लिए मेरे होते। सीमा की नजर राज की तरफ गई। उसकी आंखें असामान्य रूप से घूम रही थीं। बढ़ी हुई दाढ़ी और बिखरे हुए बालों के कारण वह पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वह और भी खौफनाक लगने लगा था। विभत्स नजारा था। राज के मुंह से खून से सने झाग निकल रहे थे। सीमा के होंठ कांप उठे। राज डर के मारे वह तुरंत उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था। नेहा की आत्मा अब पूरी तरह से राज के भीतर समा चुकी थी। उसने खुद को तबाह कर लिया था। आखिर क्यों? सीमा घबराते हुए राज के पास आई। राज, राज, वह सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे। अगर यही तुम्हारी चाहत है नेहा, तो ले जाओ राज को, ले जाओ, लेकिन उसकी ये हालत मत करो। मुझे भी मार दो। सीमा की तड़प पूरे माहौल में गूंजने लगी। कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नेहा ने दोनों के पैरों में लगे बंधन खोल दिए। राज अब भी सीमा को पहचान नहीं रहा था। नेहा, अरे ओ नेहा, मेरी सीमा को लाई क्या? राज बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। अमीर चंद उसी बंगले पर पहुंचा जहां सीमा अक्सर राज से मिलने आया करती थी। अंकल, दरवाजा तो बंद है, रीटा ने चिंतित स्वर में कहा। बंगला तो यही है ना? तांत्रिक बाबा ने पूछा। हाँ बाबा जी। तांत्रिक ने घर का चारों ओर निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने अपने सहयोगियों को कुछ मंत्र जाप करने का आदेश दिया। अचानक चारों ओर मंत्रों की गूंज फैल गई। पूरे वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। तांत्रिक बाबा अब भी बंगले के चारों ओर घूम रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी खोज झलक रही थी। हो ना हो, सीमा यहीं कहीं है। अमीरचंद, बाबा ने दृढ़ता से कहा, दरवाजे का ताला तोड़ो। अचानक एक डरावना झुकी हुई काया वाला बूढ़ा सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम लोग? उसने भारी आवाज में पूछा। हम यहां किसी को ढूंढ रहे हैं बाबा, अमीरचंद ने उत्तर दिया। लेकिन यह मेरा घर है और यहां कोई नहीं है। तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता आ गई। मेरी शक्ति कह रही है कि सीमा बिटिया यहीं कहीं है। अमीरचंद ने अपने नौकरों को इशारा किया और वे तुरंत उस बूढ़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तांत्रिक बाबा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और गहरी आवाज में बोला, सुनो चाचा, सच सच बता दो, मुझसे बच नहीं पाओगे। क्या बता दूं? बूढ़ा बोला। यहां मेरे अलावा कोई नहीं रहता। मंत्रोच्चार अब भी जारी था, जिससे वहां का माहौल और भी भयानक हो गया था। अचानक रीटा हवा में लहराई और धड़ाम से गिर गई। फिर कुछ क्षणों में उठ खड़ी हुई। एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। रीटा जोर जोर से हंसी और अब वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। तुम लोग भी आ गए? उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसमें नेहा की आत्मा का वास हो चुका था। चुप रहो तुम सब, रीटा ने चीखते हुए कहा। यह मंत्र बंद करो, नहीं तो सीमा को मार डालूंगी। बस करो, रीटा ने अपने दोनों हाथों को कानों पर रखकर कहा। बंद करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मंत्रों का उच्चारण नहीं रुका और अब रीटा क्रोधित हो गई। उसने अपना विकराल रूप लिया, जो बेहद डरावना था, और एक झटके में तांत्रिकों पर हमला कर दिया। अगले ही पल चारों तांत्रिक हवा में उड़ते हुए उल्टे पेड़ पर लटके हुए पाए गए। उनके मुंह से खून की उल्टियां हो रही थीं। रीटा के अंदर घुसी नेहा की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने भयानक आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मुझसे कोई होशियारी न दिखा तांत्रिक। उसकी आवाज में गहरी गुर्राहट थी। मैं चाहूं तो एक पल में सब बर्बाद कर सकती हूं। अगर मेरे साथ दोगे तो सब अच्छा होगा, वरना यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तांत्रिक भी कुशल खिलाड़ी था। उसने यह समझ लिया कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मौका देखकर उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, हमें तुझसे कोई लेना देना नहीं, बस सीमा को वापस कर दे। सीमा को वापस? रीटा के अंदर की आत्मा हंसी। सीमा ही तो सारी फसाद की जड़ है। चलो मेरे साथ, मिल लो सीमा से। तांत्रिक ने सही समय देखकर नेहा के बापू को जकड़ लिया और रीटा पर भभूत राख फेंकते हुए मंत्रोच्चार करने लगे। ये क्या कर रहे हो तांत्रिक? नेहा, जो रीटा के अंदर थी, चिल्लाई। बापू को छोड़ो। जब तक तुम राज और सीमा को आजाद नहीं करोगी, मैं तुम्हारे बापू और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरे बापू को छोड़ दो। नेहा तड़पने लगी।
तांत्रिक उसके ऊपर वशीभूत करने वाला भभूत फेंकने लगा और धीरे धीरे नेहा उसके नियंत्रण में आने लगी। फिर थक हार कर नेहा बोली, ठीक है, मैं आजाद करती हूं उन दोनों को, आजाद कर देती हूं उन्हें। नेहा पूरी तरह वश में आ चुकी थी। फिर एक झटके से दरवाजा खुला। डरावने बंगले में एक एक करके सभी अंदर पहुंचे। सभी को एहसास हुआ जैसे उनके पीछे कोई है। थर थर कांप रहे थे सब। सभी उस बड़े से कमरे में पहुंचे जहां राज और सीमा थे। अंदर कमरे का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। सारे सामान हवा में गोल गोल घूम रहे थे। सीमा राज के साथ बिस्तर पर बैठी थी और बिस्तर भी गोल गोल घूम रहा था। सीमा एक दुल्हन के भेष में, राज दूल्हे के गेटअप में था। पूरा बिस्तर फूलों से सजाया गया था, जैसे किसी की शादी के बाद पहली रात को सजाया जाता है। सीमा, अमीर चंद कराहते हुए अपनी फूल सी बच्ची को बुलाया, पर सीमा बात को अनसुना कर दी और बेड पर मूर्ति की तरह बैठी रही। देख लिया, रीटा के अंदर घुसी आत्मा ने कहा, देख लिया अपनी बेटी को, अब आशीर्वाद दो इन्हें, हम कराएंगे इनकी शादी। नेहा, अरे ओ नेहा, राज के मुंह से आवाज आई। नेहा, मेरी सीमा को लेकर आई क्या? आई है ना राज बाबू, देखो तो सही, आपके पास ही तो है सीमा, रीटा की आवाज में सुनाई दी। राज सीमा की तरफ देखा और देखते ही खुश हो गया। सीमा, ओ सीमा, मैं राज हूं, राज। पर सीमा कुछ न बोल सकी, बस एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। इन 5 दिनों में वही हालात सीमा का हो गया था जैसा राज का सालों में हुआ था। पागलों की तरह राज सीमा से सवाल करता गया, कुछ बोलो सीमा, मैंने तुम्हें बुलाया है यहां, तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना? तभी कमरे में एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है और हाथ में एक तेज धारदार कटार लिए बोलता है, अब किस बात की देरी है नेहा, ले लो अपना बदला। नहीं बापू, नेहा की आत्मा जो कि रीटा के अंदर थी बोली, नहीं बापू, मुझे कोई बदला नहीं लेना है। इस बदले की आग में मैंने कितनों को मारा है, पर अब नहीं। क्या मतलब अब नहीं? इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं बापू, ये मेरा भ्रम था, मैंने खुद ने अपनी जिंदगी बर्बाद की और दोष सीमा को दिया। आपने भी मुझे समझाया नहीं और निकल गए बदला लेने। देखो तो जरा, उसने राज की तरफ इशारा करते हुए बोली, कौन करता है ऐसा हाल अपने किसी चाहने वाले का? मेरा काम था मोहब्बत जो अधूरी थी वो मुकम्मल करा दूं। बस राज की ख्वाहिश थी कि उसे सीमा चाहिए। देखो देखो राज, सहसा नेहा रीटा के अंदर से बोली, राज, वो राज बाबू, देखो सीमा। राज अब कुछ कुछ पहचानने लगा था सीमा को, पर सीमा अब ऐसी हालत में नहीं थी। मौन आंसू बहे जा रहे थे। राज ठीक हुआ तो सीमा उसी पागलों वाली जिंदगी में चली गई। सीमा, मेरी सीमा। राज सीमा के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोला, मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, तुम अब आई। पर सीमा तो बुत बन गई थी। राज भी रोते जा रहे थे। अमीर चंद, तुम ले जाओ इन दोनों को, और याद रखना इन दोनों की शादी मैंने कराई है। मैंने राज बाबू को वादा किया था। अब अगर तुमने कोई टांग लड़ाई तो मैं हूं दोनों के आसपास। सहमा और डरा हुआ, पर भावुकता में अमीर चंद हाँ में सिर हिलाया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राज बाबू, अब मैं जाती हूं, मुझे माफ करना सीमा, मैंने तुम पर ज्यादा जुर्म किए हैं। और अचानक में रीटा के अंदर से आत्मा बाहर निकल गई। रीटा धड़ाम से फर्श पर गिरी और मूर्छित हो गई। बूढ़े चाचा की आंखों में अपनी बेटी के लिए आंसू थे। नेहा वहां से गायब हो गई थी, पर छोड़ गई थी एक ऐसी मिसाल जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। यह थी अधूरी मोहब्बत राज और सीमा की, जो नेहा की आत्मा ने मुकम्मल कराई। अब दोनों बिल्कुल ठीक थे। उनकी एक बेटी भी हुई जो अभी 4 साल की हुई है। एक बार फिर राज और सीमा भोपाल से शिमला आते हैं और दोनों वहीं उसी बंगले पर ठहरते हैं, और सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ नेहा की यादों को दोनों मिस करते हैं। पीछे से तोतली आवाज आती है, राज बाबू, नाश्ता तैयार है। राज और सीमा मुड़कर अपनी बेटी को देखते हैं और हंसने लगते हैं। राज नेहा को याद करता है, आशा है कि इस कहानी ने आपको वही डर, रहस्य और रोमांच दिया होगा जिसकी आप तलाश कर रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली डरावनी और रोमांचक कहानियों को मिस न कर सकें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।